हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अम्ल एवं क्षार का लेक्चर नंबर 3 है। ये क्लास 10 की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। इसके पहले 2 वीडियोस हो चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखा है उसको जाके पहले आप लोग क्या करिए, देखिए, तब आपको यहाँ से चीज़ें बहुत ही समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं 2.6 में। लिखा है कि परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए। एक परख नली लीजिए और उसमें 2 ml NaOH यानी क्षार लीजिए एवं उसमें 2 बूंद फिनाप्थलीन विलयन डालिए। फिनाप्थलीन विलयन को हमें क्या करना है, उसमें डालना है। अब जब फिनाप्थलीन विलयन में इस क्षार को डाला जाएगा तो क्या होने वाला है, तो क्षारीय विलयन में जब फिनाप्थलीन को डाला जाएगा तो फिनाप्थलीन गुलाबी रंग का हो जाएगा, ठीक है। ये इसका गुण होता है। जैसे आप जानते हैं कि अम्ल में अगर नीले लिटमस पेपर को डाला जाता है तो लाल रंग का हो जाता है। उसी प्रकार फिनाप्थलीन को अगर NaOH में NaOH डाला जाए फिनाप्थलीन को, या फिनाप्थलीन को NaOH में डाला जाए, या NaOH फिनाप्थलीन में डाला जाए, तो इन केसेस में ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं। तो फिनाप्थलीन में अगर NaOH को डाला जाएगा तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा, यहाँ आपको याद रखना है। और विलयन का रंग क्या है, तो यही बात मैंने बताया कि जब आप NaOH को फिनाप्थलीन में NaOH को डालेंगे तो विलयन किस रंग का हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। फिर उसके बाद वो जो आपका मिश्रण बनेगा गुलाबी रंग का, उसमें अगर आप HCl मिलाएंगे तो धीरे धीरे वो फिर से फिनाप्थलीन क्या होगा कि फिनाप्थलीन का रंग नहीं होता, वो रंगहीन होता है। तो आप धीरे धीरे जब HCl मिलाएंगे तो ये क्या करेगा कि अम्ल जो होता है क्षार को क्या करता है, काटता है। तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, फिर से रंगहीन होने लगेगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। क्या अब क्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया, तो हाँ, उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अम्ल मिलाने के बाद फिनाप्थलीन का रंग क्यों बदल गया, तो आप लोग जानते हैं, मैंने बताया कि अम्ल और क्षार क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैटर है। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। अगेन कह रहा कि अब NaOH मिलाने के लिए, तो अगर आप फिर से उसमें NaOH की मात्रा बढ़ाएंगे तो विलयन आपको धीरे धीरे गुलाबी रंग का देखने को मिलेगा। तो वही पूछ रहा क्या फिनाप्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया, तो हाँ भाई, फिर से गुलाबी रंग का वो होने लगेगा। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर आपको समझना है थोड़ी सी लाइन। लिखा कि उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब क्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे अम्ल और क्षारक को अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए, क्षारक है और ये अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों का रिएक्शन कराया जाएगा तो लवण और जल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन और है, उसको समझने की कोशिश करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होते हैं, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उन्हें ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है, और किस प्रकार उसे राइट करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। तो ये थोड़ा सा दिखेगा आपको कि क्षारक प्लस अम्ल लवण तथा क्या बनेगा, जल बनेगा। थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ तो देख सकते हैं।
क्षारक प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण प्लस जल बनेगा। और कुछ क्रियाकलाप इसके नीचे दिए गए हैं, उन्हें भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्रियाकलाप में देखिए, पहले ऊपर ये मोटी सी लाइन जो लिखी है उन्हें समझते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया। धात्विक ऑक्साइड मतलब जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है। तो धात्विक ऑक्साइडों के साथ हम लोग क्या करेंगे, अम्लों की अपक्रिया कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं। क्रियाकलाप में लिखा है कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। बीकर में क्या करिए, आप कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए और एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करिए, मिलाइए। ठीक है, क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, अम्ल के अंदर हम लोग किसी भी अम्ल में अगर हम लोग पानी नहीं मिला सकते हैं, ठीक है ना, अम्ल के अंदर हमें पानी नहीं मिलाना है, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके अंदर रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा और आप जल भी सकते हैं। तो ऐसा लिखा रहता है, बट आपको क्या करना है कि अम्ल से किसी दूसरे मतलब चीज़ों में आप मिला सकते हैं, ठीक है ना। अम्ल की एक एक बूंदे, 2-3 बूंदें आप निकाल के मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि बीकर में आप कॉपर ऑक्साइड लीजिए और उसमें क्या करिए कि धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। तनु तनु मतलब होता है हल्का थोड़ा, ठीक है ना, हल्का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको मिलाना है। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या उसका हो रहा है। तो आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील हरित विलयन का रंग हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है उसमें। तो विलयन का नील हरित रंग अपक्रिया में कॉपर सेकेंड क्लोराइड के बनने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, तो नील हरित रंग अपक्रिया में कॉपर सेकेंड क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अपक्रिया को इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे धातु ऑक्साइड के साथ अगर अम्ल की अपक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। जैसे अभी मैं इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ जस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड या CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये गलत लिखा गया क्योंकि कैल्शियम ऐसे होना चाहिए, ऑक्साइड बड़ा होना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम लोग क्या करें, HCl को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या बनने वाला है, लवण और जल बनेगा। ठीक है, आपने देखा कि क्या बन रहा है, लवण और जल। तो देखते हैं कैसे लवण और जल बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, ये कैल्शियम और एक क्लोरीन मिलकर के कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, CaCl। तो और प्लस करके क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सही करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl मिल करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, तो CaCl2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर Cl2। तो क्या करेंगे, अब इन्हें हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पर कि क्लोरीन के 2 अणु दिख रहे हैं, ठीक है, और जल के भी 2 अणु बनाने पड़ते हैं। तो क्या करना होगा कि यहाँ भी देखिए 2 करना होगा, जिससे H2 हो जाएगा और क्लोरीन आपके 2 हो गए, ठीक है। आपको कैल्शियम देखिए, कैल्शियम आपका 1 है तो कैल्शियम 1 है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के भी 1 अणु, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 1 अणु आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बैलेंस हो चुका है, ठीक है। बैलेंस करना बाकी आप समझ लीजिए, यहाँ पर अच्छे से समझा दिए हमने कि कैल्शियम, यहाँ पर कैल्शियम के 1 अणु हैं तो यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन के यहाँ पर हैं तो यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु तो यहाँ पर दिख रहे हैं, क्लोरीन के 2 भी अणु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझाना हम आपको ये चाहते थे कि किसी भी धातु ऑक्साइड का अम्ल के साथ अगर अपक्रिया होगा, धातु ऑक्साइड का अगर अम्ल के साथ अपक्रिया होगा तो लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी आगे देखते हैं। अब उपरोक्त अपक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए।
तो हमने लिख करके समझाया उसको। क्षारक एवं अम्ल की अपक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। तो आपने देखा कि अम्ल और क्षार भी एक दूसरे से अपक्रिया करके लवण और जल बनाते थे। धातु ऑक्साइड भी एक दूसरे से अपक्रिया करके, देखिए धातु ऑक्साइड के साथ अगर अम्लों की अपक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है। तो इन सब रिएक्शंस को आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, लवण एवं जल प्रदान करते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड है उसको हम लोग क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी तक देखने को नहीं मिला है, बट ये देखने को जल्द ही मिल जाएगा। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रियाएं। अब जो क्षारक है उनके साथ अधात्विक ऑक्साइड मतलब धातु ना होकर के अधातु ऑक्साइड के साथ अपक्रियाएं होंगी तो क्या होने वाला देखते हैं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अपक्रिया देखी है। तो पीछे आपने देखा था कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब अपक्रिया कराया गया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच जो क्रिया हुआ था तो क्या रिएक्शन बना था, उसे मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जब क्रिया हुआ था तो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर बना था, ठीक है, और जल बना था, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो लाइंस बोली गई थी तो उसका मतलब आपने समझ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच जो अपक्रिया हुआ था क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना था, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, ये आपने देखा। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अपक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इन्हें आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो धात्विक ऑक्साइड था वो क्षारकीय प्रकृति का होता था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो अधात्विक ऑक्साइड हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखिए, तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे अम्लों का धातु के साथ अभिक्रिया। तो अम्लों का धातु के साथ अपक्रिया होगा तो क्या देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया फेरस, ठीक है। फेरस क्या है, एक धातु है, इसके साथ अम्ल ले लेते हैं HCl। तो अम्लों का जब धातु के साथ अपक्रिया होगा तो क्या बनने वाला है, अम्ल और धातु की अपक्रिया होगी तो बनेगा लवण और बनेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो चलिए रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं कि फेरस यहाँ पर है और HCl है तो क्या क्या बनने वाला है, लवण और जल, हाइड्रोजन बनने वाला है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो पहले हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर लवण। तो फेरस है तो फेरस क्लोराइड बनेगा FeCl2, फेरस क्लोराइड, ठीक है। ये फार्मूला होता है फेरस क्लोराइड का, याद करना पड़ेगा आपको, फेरस क्लोराइड। और क्या बनने वाला है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस H2। इतनी चीज़ें आप बना लेंगे, फिर उसके बाद आप बैलेंस करिए। यहाँ पर आपको क्लोरीन कितने चाहिए, 2, फेरस आपका ठीक है एक ही चाहिए, क्लोरीन 2 चाहिए। तो क्लोरीन को 2 करने के लिए यहाँ पर हमें 2 लगाना होगा, और 2 लगाना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 2 हो गया और ये सब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि धातु का जब अम्लों के साथ अपक्रिया होगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। इसे आप ध्यान देना है।
दूसरी अभिक्रिया अम्लों की जो है, अम्ल की अभिक्रिया जो है, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ। अभी हमने बताया है कि धातु ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है। जैसे अभी देखा गया है यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना, चूने में अगर हम HCl से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनने वाला है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस ही बन रहा था। ठीक है, क्या बन रहा था, जल बन रहा था, हाइड्रोजन गैस नहीं जल बन रहा था, H2O। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे फिर से, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और जल। तो इसमें रिएक्शन में याद करना पड़ेगा आपको कि क्या क्या बन रहा था, ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया हो रही थी तो लवण और जल बन रहा था, लवण और जल। लेकिन अम्लों के साथ जब अभिक्रिया हो रही थी तो लवण और हाइड्रोजन गैस, ये दो चीज़ें याद करने वाली थी। इन्हें बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लगाना होगा, तो ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अम्लों का धातु कार्बोनेट के साथ, ठीक है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट, इनके साथ जो अभिक्रिया हो रही थी, ठीक है, दिख रहा होगा। तो अम्लों का धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनने वाला था, हमने पिछली एग्जाम्पल्स में देखा था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धातु कार्बोनेट में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, या सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट हो सकता है धातु हाइड्रोजन के लिए। तो ये सब हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर कोई अम्ल ले लिया जाए, HCl ही ज़्यादा लिया जाता है, HCl, इनके साथ अगर अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या क्या बनने वाला है, तो मैं यहाँ पहले से बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, ठीक है, दिख रहा होगा कि नहीं आपको, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो धातु कार्बोनेट और उसके साथ अम्ल की जब अभिक्रिया होगी तो बनने वाला है आपका लवण, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, और आपका जल बनने वाला है। ये 3 चीज़ें आपकी बनती हैं, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इसको नज़र रखते हुए हम लोग इस इक्वेशन को बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट में HCl मिलाने पर क्या बनेगा, लवण बनेगा। पहले लवण बनेगा, मतलब CaCl2 बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें बनाना है, हमें देखना है रिएक्शन को कि क्या क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पर धातु कार्बोनेट है और HCl है, तो हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने वाला है। तो ये चीज़ें हम फटाफट क्या करेंगे, बना लेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे, CO2 प्लस H2O। अब बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु दिख रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 लगाने होंगे। ठीक है, तो 2 लगा देंगे यहाँ पर। अगेन देखिए यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पर Cl2 2 है, तो हमें यहाँ पर देखिए Cl2 भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन के यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 3 अणु, तो 2 यहाँ हो गए और एक यहाँ 3, ये भी बैलेंस हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, Ca भी आपका 1 हो गया, और ये कार्बन भी आपका 1 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन आपके 3 हो चुके हैं, तो ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप बैलेंस कर लेंगे। तो ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये फर्स्ट वाला जो है
अम्लों की धातु यहाँ पर अम्लों का धातु के साथ अपक्रिया जो है, अगर अम्लों की धातु के साथ अपक्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, और अम्लों की अगर धातु ऑक्साइड से अपक्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा, और अम्लों की अगर धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया होगी तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से तैयार करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। लिखा है कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। अम्ल और क्षारक में आपको क्या समानता देखने को मिली है, तो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। सभी अम्लों में क्या होते हैं कि समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अपक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये अभी मैंने बता रखा कि धातु के साथ अगर आप क्या करेंगे, अपक्रिया कराएंगे अम्लों की, तो क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन क्या होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, जांच करना है। तो ये क्रियाकलाप है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं बाद में और यहाँ समझते हैं। क्रियाकलाप को बाद में डिटेल से समझेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं क्या इन्होंने क्या लाइंस लिखी है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसे कि चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाया गया है कि अगर अम्ल था तो बल्ब क्या कर रहा था, जलने लग रहा था। अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। परंतु आप देखेंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो यहाँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन H+ आयन, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, अम्लों में धनायन H+ आयन तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl- आयन और HNO3 में माइनस आयन, और इसमें NO3 में भी माइनस आयन, और CH3COOH में कहाँ चला गया, यहाँ पर, ठीक है, CH3COOH भी माइनस आयन, H2SO4 में SO2 माइनस आयन, SO4 2 माइनस आयन होते हैं। चूँकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। तो कहना ये चाहते हैं ओवरऑल कि अम्ल में जो है क्या होता है, थोड़ा सा रुकिए, देखिए, तो अम्ल में क्या होता है, अम्ल में H+ आयन होने के कारण क्या होता है कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणाम से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इन्हें आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया को करना है। ठीक है, तो मैं कल इस पर डिस्कस करूँगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा नीचे करेंगे तभी आपको शो होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखा है क्या, हाँ, यहाँ से जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। तो यहाँ लिखा है कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। आइए इसकी जांच करें। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप में बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं। तो पहले हम लोग इनकी बातों को देखते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं जल की उपस्थिति यहाँ पर।
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। तो इस लाइन को फिर समझिए, लिखा है कि जो ये क्रियाकलाप पीछे वाला था इससे स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। यह ध्यान रखना है कि जितने अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, मैंने पहले ही बात यहाँ पर कर ली है। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ HCl है और H2O है, इन दोनों की जब क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर आपके आयन क्या होंगे, अलग हो पाएंगे, पृथक हो पाएंगे। तो H3O+ आयन है और क्लोरीन आयन है। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात भी बता रखी है, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। तो चाहे आप H+ आयन से दर्शा सकते हैं, चाहे हाइड्रोनियम आयन के साथ आप इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इन्होंने बता रखा कि हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो H+ और H2O हाइड्रोनियम आयन बनता है। हमने देखा कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन अथवा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यहाँ पर प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर हैं। देखिए, किसी क्षारक को अगर जल में यहाँ पर घोलते हैं तो सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर बन रहा है। जब अभी अम्ल को मतलब जल में घोल रहे थे तो H+ आयन मिल रहा था, यानी हाइड्रोजन आयन मिल रहा था। लेकिन यहीं पर क्षारक को जब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी जल से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिल रहा है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिलेगा। तो इस पर आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछता है हर जगह। तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आपको हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आपका हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है। तो क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं, जो जल में घुल जाते हैं क्षारक, उनको हम लोग क्षार कहते हैं, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। और एक लाइन यहाँ पर लिखिए कि इन्हें आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो इन पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए।